Hello dear student, welcome to my channel. Today we will discuss about sectioning. सेक्शनिंग क्या है तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि सेक्शन क्या है, सेक्शन मशीन का यूज हम लोग कब और क्यों करते हैं। तो सबसे पहले ये है कि सेक्शनिंग किस लिए यूज करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये सेक्शन मशीन है। अब देखेंगे कि सेक्शन किसको बोलते हैं। तो सेक्शन एक डिवाइस होता है, सेक्शन मशीन, जो कि नॉर्मली हर एक हॉस्पिटल में अवेलेबल होता है। इसका बहुत इजी सा पर्पस होता है और कॉमनली यूज होता है हर एक हॉस्पिटल में इसीलिए। तो सेक्शनिंग जो है सो वो क्यों यूज करते हैं, तो सेक्शन जो है मेन रूप से इसलिए यूज किया जाता है कि जो एयरवे है उसको क्लीन करने के लिए, फिर क्लियर करने के लिए हम लोग सेक्शनिंग यूज करते हैं। किसी भी तरीके का अगर पेशेंट को सिक्रेशन है गला में, या फिर पेशेंट को किसी भी जगह पे सिक्रेशन एक्यूमुलेट है, चाहे वो ब्लड सिक्रेशन हो या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड हो, तो उसको निकालने के लिए सेक्शन का यूज किया जाता है। जैसे कि किसी को ट्रैकोस्टोमी सेक्शनिंग होता है। अगर किसी को ट्रैकोस्टोमी लगा है तो उस केस में भी पेशेंट को सिक्रेशन आते रहता है, तो हम लोग क्लीन करने के लिए सेक्शन का यूज करते हैं। या फिर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको बहुत ज़्यादा रिकरेंट कफिंग हो रहा है, सिक्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उस केस में भी हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। किसी भी तरीके से अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा सिक्रेशन आ रहा है और जिसके कारण एयरवे ब्लॉक हो जा रहा है, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस टाइम हम लोग सेक्शनिंग का यूज करते हैं। इसका ये दो प्रकार का होता है, इंडोट्रैकियल होता है, ट्रैकोस्टोमी होता है। आगे हम लोग इसका टाइप भी पढ़ेंगे। पहले देखते हैं कि इसका इंडिकेशन क्या है। तो इंडिकेशन क्या है सेक्शनिंग का, तो इंडिकेशन है कि वैसा पेशेंट जो वो खुद से कफिंग नहीं कर पा रहा है और सिक्रेशन उसके अंदर रह जा रहा है, इसकी तो उस टाइम हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। या फिर बोल सकते हैं कि इफ़ेक्टिव ब्रीथिंग को इफ़ेक्टिव करने के लिए हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं। पेशेंट अगर स्पॉन्टेनियसली ब्रीथिंग नहीं कर रहा, उस टाइम हम लोग सेक्शन का यूज करते हैं कि उसका एयरवे क्लीन रहे और उसको सांस लेने में या फिर ब्रीथिंग में कोई भी किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो, या फिर उसको कफिंग के कारण कोई भी पेन ना हो, इसलिए यूज करते हैं। साथ ही साथ जो अनकॉन्शियस पेशेंट है और बहुत ज़्यादा सिक्रेशन आ रहा है, उस केस में भी हम लोग यूज करेंगे, कहीं पेशेंट एस्पिरेट नहीं कर जाए इस कारण से। एंड नेक्स्ट जो है सो कि रेस्पिरेटरी मसल्स अगर पैरालाइज हो रहा है, किसी भी रीजन से वीकनेस आ रहा है, पैरालिसिस देखने को मिल रहा है, तो उस केस में भी हम लोग सेक्शनिंग करेंगे, क्योंकि उस टाइम पेशेंट का जो बॉडी है या फिर जो मसल्स है वो खुद से काम नहीं कर रहा, अनेबल है, तो उस टाइम हम लोग सेक्शन मशीन का यूज करेंगे। या फिर वो सभी पेशेंट जिसको जो इनक्यूबेटेड पेशेंट है उसमें भी सेक्शनिंग का बहुत ज़्यादा नीड होता है, जिसको ट्रैकोस्टोमी सेक्शनिंग भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कि सेक्शनिंग का पर्पस क्या है। तो सेक्शनिंग का पर्पस क्या है, टू रिमूव सिक्रेशन दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एयरवे। जो भी एयरवे में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है उसको रिमूव करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सेक्शनिंग का यूज करते हैं, ये इसका पर्पस है। उसके बाद क्या है, फैसिलिटेड वेंटिलेशन, अच्छा वेंटिलेशन प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट को हम लोग सेक्शनिंग का यूज करते हैं। एंड ऑब्टेन सिक्रेशन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पस, या हम लोग को किसी भी तरीके का कल्चर टेस्ट करना है, फिर डायग्नोस्टिक पर्पस से किसी भी तरीके का सैंपल एक टेस्ट करना है, तो उसके टाइम हम लोग क्या करते हैं, सेक्शन यूज करते हैं। साथ ही साथ क्या, किसी भी तरीके का इन्फेक्शन है, पेशेंट को एक्यूमुलेट है बहुत ज़्यादा सिक्रेशन, तो उस केस में भी हम लोग सेक्शन का यूज करेंगे। अब ये देखेंगे कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या है, जैसे कि सेक्शन हम लोग कर रहे हैं, तो एक तो इंडिकेशन है कि हम लोग किस में सेक्शनिंग परफॉर्म करेंगे, कि ये है कि किस में हम लोग को सेक्शनिंग नहीं करना है। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन के अंदर क्या आएगा, वैसा पेशेंट जिसको एक्यूट हेड इंजरी है, या फिर इंट्राक्रैनियल सर्जरी हुआ है, या फिर आईसीपी वगैरह बढ़ा हुआ है, तो उस केस में हम लोग कॉन्ट्राइंडिकेशन मानते हैं, फिर सेक्शनिंग परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि हेड इंजरी ऑलरेडी उसको देखने को मिल सकता है कि न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी हो जाएगा, इसीलिए हम लोग उस केस में अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ अगर किसी पेशेंट को फ्रैंक हेमेटोपैथी है, या फिर बहुत ज़्यादा किसी को देखने को मिल रहा है कि ब्लड आ रहा है माउथ के द्वारा, उस टाइम भी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। कहीं ना कहीं हो सकता है उसका एयरवे में रप्चर है, फिर कहीं ना कहीं इंटरनली जो है सो वो ट्रैकिया वगैरह में रप्चर है, तो ब्लड आ रहा है जिस, या फिर अपर एयरवे जो है कहीं ना कहीं रप्चर है, इसके लिए ब्लड आ रहा है, तो उस टाइम भी कॉन्ट्राइंडिकेशन माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है सीवियर इमरजेंसी और देखने को मिल जाए सेक्शन करने से।
उसके बाद है सीवियर ब्रोंकोस्पाज। अगर वैसा पेशेंट जिसको बहुत ज़्यादा ब्रोंकोस्पाज में, जो ब्रोंको से बहुत ज़्यादा स्पाज्म हो गया, नेक्रोस्ट हो गया, तो उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, क्योंकि उस टाइम सेक्शनिंग इफेक्टिव होगा ही नहीं। नेक्स्ट है कि पेशेंट विद फ्रैक्चर ऑफ बेस ऑफ स्कल एंड सेरिब्रल फ्लूइड, किसी भी तरीके का अगर न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, चाहे वो सेरिब्रल फ्लूइड लीक हो रहा है या फिर स्कल का फ्रैक्चर है, तो उस केस में क्या करना है, अवॉइड करना है, नहीं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अनड्रेन निमोथोरैक्स, वैसा पेशेंट जिसको निमोथोरैक्स है वो ड्रेन नहीं हो रहा है, तो उस केस में हम लोग सक्शनिंग नहीं करेंगे। कॉम्प्रोमाइज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, अगर ऐसा कंडीशन है तो इस सब की कंडीशन में हम लोग सक्शनिंग अवॉइड करते हैं। अब क्या है कि जो सक्शनिंग है, तो सक्शनिंग हम लोग सक्शन हर कोई भी प्रोसीजर करते हैं उससे पहले ट्रे रेडी करते हैं, तो उसी तरीके से अगर हम लोग सेक्शन करें उसके लिए भी कुछ इक्विपमेंट का नीड होता है। तो जैसे कि स्टाइल प्लास्टिक ग्लव्स का यूज होता है जो कि डिस्पोजेबल होता है, सेक्शनिंग कैथेटर यूज होता है। अब सेक्शनिंग कैथेटर जो है अकॉर्डिंग टू एज होता है, अकॉर्डिंग टू साइज होता है। जैसे कि एडल्ट है तो उसके लिए अलग साइज होगा, चाइल्ड है तो उसके लिए अलग साइज होगा, अकॉर्डिंग टू एज जो है सो ये डिवाइड है। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग जेली रहेगा, स्टाइल गॉज स्वैब रहेगा, स्टाइल वाटर एंड प्लास्टिक बैग, ये सब हमको रेडी करना है सेक्शन करने जाने से पहले। अगर इमरजेंसी नहीं है तो हम लोग इतना चीज़ रेडी करके रखते हैं, या फिर ट्रॉली में ऑलरेडी क्रैश कार्ट में ये सारे चीज़ रेडी रहता है। उसके बाद के लुब्रिकेंट जेली, इसमें हम लोग क्यों यूज करेंगे, तो स्मूथ के लिए, स्मूथनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, लुब्रिकेंट जेली यूज करते हैं। इसके बाद देखेंगे कि कौन कौन सा साइट है, फिर किस किस टाइप से हम लोग सेक्शनिंग कर लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ याद रखने को है कि अगर हम लोग सेक्शनिंग परफॉर्म कर रहे हैं, तो जैसे कि नेजल सेक्शन करें या फिर ओरली सेक्शन करें, नोज से भी कर सकते हैं सेक्शन एंड ओरल सेक्शन भी कर सकते हैं। तो हम लोग जब भी सेक्शन करते हैं तो लेस कॉन्टामिनेशन टू हाई कॉन्टामिनेशन जाते हैं, मतलब कि पहले माउथ में सेक्शन करेंगे उसके बाद नेजल सेक्शनिंग करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है नाइजोफेरेंजियल एंड ओरोफेरेंजियल, तो हम लोग दोनों से सेक्शनिंग कर सकते हैं, लेकिन याद क्या रखना है कि हम लोग को लेस कॉन्टामिनेशन टू हाई कॉन्टामिनेशन जाना है। उसके बाद है कि इंडोट्रैकियल सेक्शन एंड ट्रैकोस्टोमी, तो इंडोट्रैकियल सेक्शन भी होता है, ट्रैकोस्टोमी भी होता है, जो कि अगर ट्रैकोस्टोमी किसी पेशेंट को लगा है तो वहाँ पे स्पेस बना रहता है। ट्रैकोस्टोमी वाले पेशेंट में वहाँ से जब भी सिक्रेशन आए, पेशेंट को घरघराहट की आवाज़ आती है, तो उस टाइम जो है सो सेक्शनिंग किया जाता है। या फिर किसी को इंडोट्रैकियल ट्यूब लगा है तो उस टाइम भी सेक्शन होता है। तो ये सब सारा साइट है, जो कि 4 साइट मेन है, और यही चारों साइड से सेक्शनिंग होता है। और फेरेंजियल एयरवे को हम लोग गुडेल एयरवे भी बोलते हैं। हम देखेंगे कि जो नेजल सेक्शनिंग है उसका पर्पस क्या है, ट्रैकोस्टोमी सेक्शन जो है उसका पर्पस क्या है। तो ओरल और नेजल सेक्शन का जो पर्पस है वो मेन क्या है कि मेंटेन करना हम लोग को हाइजीन। जैसे कि किसी को बहुत ज़्यादा सर्दी और बहुत लंबे टाइम तक, तो उस टाइम क्या होगा, पेशेंट के नोज में बहुत ज़्यादा डेब्रिज, बहुत ज़्यादा गंदगी ये बैठ जाता है, तो उसको सेक्शनिंग के द्वारा भी कभी कभी ऐसा होता है तो निकालना पड़ता है। तो एक तो पहला है कि ओरल और नेजल सेक्शन जो है सो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हाइजीन के लिए। दूसरा है कि कंफर्ट के लिए पेशेंट को। तीसरा है कि रिमूव ब्लड एंड वॉमिट, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा वॉमिट कर रहा है या फिर किसी भी तरीके का सिक्रीशन आ रहा है या फिर एक्यूमुलेट है, उस केस में भी किया जाएगा। या फिर इमरजेंसी कंडीशन है, अगर उस टाइम कहीं देखने को मिल रहा है कि बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेशन है, एयरवे में ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है जिसके कारण पेशेंट ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा है, तो उस केस में ओरल या नेजल सेक्शन ईजी वे में यूज कर सकते हैं, और पेशेंट को उससे क्या होगा, इफेक्टिव वेंटिलेशन होगा एंड पेशेंट को बेनिफिट होगा ब्रीथिंग में। उसके बाद ट्रैकियल सेक्शनिंग क्या है, या फिर इंडोट्रैकियल सेक्शन, तो वैसा पेशेंट जो इंक्यूबेट है उसके अंदर हम लोग इंडोट्रैकियल सेक्शन करेंगे। या फिर वैसा पेशेंट जिसको ट्रैकोस्टोमी लगा हुआ है तो उस टाइम जो है सो हम लोग ट्रैकोस्टोमी सेक्शनिंग करते हैं। अब इसमें स्पेशली क्या किया जाता है, रिमूव पल्मोनरी सिक्रेशन। इसमें क्या होगा कि पल्मोनरी में जो भी सिक्रेशन है उसको हम लोग को रिमूव करना है। अब क्या है साइज ऑफ कैथेटर, तो साइज ऑफ कैथेटर में क्या है, हम जैसे कि बताए थे कि अकॉर्डिंग टू
एज होता है। तो जैसे कि एडल्ट है, चिल्ड्रन है एंड इन्फेंट है, तो ये जो भी साइज होगा वो फ्रेंच में होगा। तो जैसे कि एडल्ट के लिए जो कॉमनली यूज किया जाता है वो कौन सा है 18 से 12 फ्रेंच जो है सो यूज किया जाता है एडल्ट में। चिल्ड्रन में कितना यूज किया जाता है, तो 10 से 8 फ्रेंच इसमें यूज किया जाता है चिल्ड्रन के लिए। एंड जो इन्फेंट है, इन्फेंट के लिए क्या यूज किया जाता है, 8 से 5 फ्रेंच जो है सो साइज यूज किया जाता है। ये याद रखना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछता भी है कि जो एडल्ट है उसमें कैथेटर का ये सेक्शन कैथेटर का साइज कितना होता है, मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, चिल्ड्रन में कितना एंड इन्फेंट में कितना। तो एडल्ट में 8 से 12 याद रखना है, चिल्ड्रन में 10 से 8 याद रखना है एंड इन्फेंट में 8 से 5 फ्रेंच याद रखना। उसके बाद क्या है कि नॉर्मल प्रेशर क्या है। नॉर्मल प्रेशर देखा जाए तो हम लोग जब भी सक्शनिंग करेंगे तो प्रेशर सेट करके करते हैं कि कितना नॉर्मली ये जो इसका सक्शनिंग जो प्रेशर है वो ये भी जो है सो अकॉर्डिंग टू एज होता है। तो एडल्ट के लिए कितना से कितना होगा, तो 100 to 120 mm ऑफ Hg है जो वाल यूनिट वाला सेक्शन में हम लोग यूज करते हैं। एंड जो चाइल्ड है, चाइल्ड में 110 mmHg या फिर 95 to 110 जो है सो हम लोग प्रेशर यूज करते हैं। इन्फेंट में 50 to 95 mm ऑफ Hg जो वाल यूनिट यूज करते हैं। अगर पोर्टेबल यूनिट है, जैसे कि मॉडर्न अभी जो यूज हो रहा है पोर्टेबल डिवाइस जिसको हम लोग एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, तो आज की डेट में पोर्टेबल ही ज़्यादा यूज होता है। तो पोर्टेबल का यूनिट है 15 mmHg 10 to 15 mm ऑफ Hg, 5 to 10 mmHg एंड 2 to 5 mm ऑफ Hg हम लोग को याद रखना है। ये जो है सो इम्पोर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि एडल्ट में हम लोग कितना प्रेशर यूज करते हैं, स्पेशली mm ऑफ Hg में इसको पूछा जाता है कि 100 to 120 हम लोग यूज करते हैं। तो ये याद रखना है। उसके बाद क्या सेक्शन कैथेटर डिफरेंट साइज का है विद कलर, कभी कभी कलर दे देता है एग्जामिनेशन में। तो ये लिस्ट डाउन है यहाँ पे कि ग्रे कलर का 5 नंबर का होता है, 6 जो है सो लाइट ग्रीन होता है, ब्लू etc। उसके बाद क्या है प्रोसीजर क्या है सेक्शन का। तो प्रोसीजर में हम लोग देखते हैं कि पेशेंट को जो प्रोसीजर है कि पेशेंट को कॉन्शियस पेशेंट और अनकॉन्शियस पेशेंट दोनों पेशेंट पे हम लोग सेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो कॉन्शियस पेशेंट है उसका क्या पोजीशन रहेगा, तो कॉन्शियस जो पेशेंट है उस पेशेंट का जो पोजीशन रहेगा वो सेमी फॉलोअर पोजीशन रहेगा विद हेड टर्न टू वन साइड। एक साइड पेशेंट का हेड टर्न कर देना है हल्का सा और सेमी फॉलोअर पोजीशन देना है। तो हम लोग को पोजीशन क्या याद रखना, कॉन्शियस पेशेंट में सेमी फॉलोअर विद द हेड टर्न टू वन साइड। ये किसके लिए है, ये ओरल सेक्शन के लिए। अगर हम लोग नेजल सेक्शन कर रहे हैं तो नेजल सेक्शन में क्या करेंगे, सेमी फॉलो पोजीशन देंगे विद नेक हाइपर एक्सटेंडेड देंगे, नेक हाइपर एक्सटेंडेड देंगे, इजी रहेगा हम लोग को सेक्शनिंग करने में। इसीलिए साथ ही साथ अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो अगर अनकॉन्शियस पेशेंट है तो उसमें हम लोग जो पोजीशन देंगे वो कौन सा देंगे, लेटरल पोजीशन देंगे पेशेंट फेसिंग। इसमें क्या होगा कि पेशेंट हम लोग को लेटरल पोजीशन देना है। उसके बाद क्या है ओरोफैरिंजियल सेक्शन अगर हम लोग कर रहे हैं तो इस कितने देर के लिए करेंगे। ओरोफैरिंजियल जो सेक्शनिंग करेंगे तो हम लोग पुल द ट्रंक फॉरवर्ड, मतलब कि ट्रंक को हम लोग को क्या करना है फॉरवर्ड पुल करना है। और कभी भी सेक्शन करने टाइम प्रेशर अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को कैथेटर को इजीली स्मूथ वे में जेली लगा के इंसर्ट करना है। और कभी भी ये नहीं कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली जो है सो हम लोग सेक्शनिंग करेंगे, ये नहीं करेंगे, नहीं तो हो सकता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन का रप्चर हो जाए और पेशेंट को इंजरी हो जाए किसी भी तरीके का। इसीलिए हम लोग कभी भी जो है सो हार्डली इंसर्ट नहीं करेंगे कैथेटर, इसीलिए हम लोग लुब्रिकेंट यूज करते हैं। कभी भी मशीन को ओपन करके हम लोग सेक्शनिंग नहीं यूज करते हैं, नहीं तो देखने को मिलता है कभी कभी कि रप्चर भी हो सकता है म्यूकस मेम्ब्रेन। उसके बाद क्या है कि जो कैथेटर है हम लोग कितना देर तक यूज करते हैं, तो
जो सेक्शनिंग है, सेक्शनिंग का जो टाइमिंग होता है 10 सेकेंड हम लोग जो है सो सेक्शनिंग करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते, नहीं तो वेगस नर्व जो है सो एस्टिमुलेट हो जाता है, पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है सीवियर। इसीलिए कभी भी हम लोग 10 सेकेंड से ज़्यादा जो है सो सेक्शनिंग नहीं करते हैं। एडवांस द कैथेटर अबाउट 10 to 15 सेंटीमीटर वन साइड ऑफ द माउथ इनटू ऑरोफैरिंजियल। वही चीज़ है कि हम लोग को ज़्यादा देर तक सेक्शनिंग नहीं करना है, 10 सेकेंड से ज़्यादा। नेजोफैरिंजियल सेक्शन है तो एडवांस द कैथेटर अलोंग विद नेजल कैविटी विदाउट सेक्शनिंग, नेवर फोर्स द कैथेटर एंगेज द ऑब्स्ट्रक्शन। कभी भी अगर कैथेटर सेक्शनिंग करने टाइम ऑब्स्ट्रक्शन फील होता है तो हम लोग फोर्स नहीं लगाएंगे। ऑब्स्ट्रक्शन अगर फील हो रहा है तो एक्सपेल आउट कर देना है सेक्शन को, फोर्सफुली कभी भी सेक्शनिंग नहीं करना होता है। अलाउ 20 to 30 सेकेंड इंटरवल बिटवीन द ईच सेक्शन। हम लोग अगर एक सेक्शन करें तो उसके बीच में कितना इंटरवल लेना चाहिए, 20 to 30 सेकेंड। लिमिट सेक्शन 5 मिनट्स इन टोटल। अगर हम लोग टोटल 5 मिनट में सेक्शनिंग कर रहे हैं तो उस टाइम 20 to 30 सेकेंड के इंटरवल पे जो है सो सेक्शनिंग करना है। सेक्शनिंग का ड्यूरेशन इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अभी बताए थे कि ड्यूरेशन हम लोग को कितना यूज करना है, 10 सेकेंड, मोर देन 10 सेकेंड हम लोग को नहीं यूज करना है, नहीं तो वेगस नर्व जो होता है वो एस्टिमुलेट हो जाता है। इसीलिए अब हम लोग ये देखेंगे कॉम्प्लिकेशन क्या है। तो कॉम्प्लिकेशन सेक्शनिंग करने का क्या क्या हो सकता है, क्योंकि जैसे कि अभी बताए तो फोर्सफुली सेक्शनिंग नहीं करना है, या फिर 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं करना है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन दिखे तो इंसर्ट नहीं करना है ज़बरदस्ती फोर्सफुली। तो अगर ये गलती कोई कर रहा है तो उसके बाद कॉम्प्लिकेशन भी देखने को मिल सकता है। तो कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, तो कॉम्प्लिकेशन में देखने को मिल सकता है कि हाइपोक्सेमिया देखने को मिल सकता है, पेशेंट को ट्रॉमा टू एयरवे इंजरी, किसी भी तरीके का एयरवे में हो सकता है, कार्डिक रिसेरेथेमिया देखने को मिल सकता है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है। अब नोजोकोमियल इन्फेक्शन क्या है, तो हॉस्पिटल में जो 24 आवर के अंदर इन्फेक्शन होता है पेशेंट को, उसी को हम लोग नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। तो अगर हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहा है प्रॉपर हेल्थ केयर प्रोवाइडर तो हो सकता है कि देखने को मिल सकता है नोजोकोमियल इन्फेक्शन भी। और बाकी बात ये सारा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है पेशेंट को। अगर बहुत देर तक सक्शनिंग किया जाएगा तो म्यूकस मेम्ब्रेन को भी वो क्या कर सकता है, सक आउट कर सकता है और रप्चर कर सकता है। साथ ही साथ प्रेशर का ध्यान रखना है कि कौन सा पेशेंट है और कैसा प्रेशर सेट किया गया। अगर ज़्यादा प्रेशर पे सेक्शन यूज होगा तो फिर उस टाइम भी इंजरी देखने को मिल सकता है, क्योंकि सेक्शन में निगेटिव प्रेशर होता है। और वो प्रेशर जो है सो ऐसा नहीं कि हम लोग अपने हैंड से प्रेशर लगा रहे, वो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रेशर होता है, तो तुरंत जो है सो बॉडी को रप्चर कर देगा, म्यूकस मेम्ब्रेन को रप्चर कर देगा। इसीलिए हम लोग को ध्यान रखना है और कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो ऐसा सेक्शनिंग करना है। तो ये सेक्शन का वीडियो आज हम यहीं पे क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।